परफेक्ट है। चलिए सो आज का हमारा टारगेट है SQC1। ठीक है, देखिए SA220 ऑलरेडी हो गया था, तो SQC1 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ कुछ मुझे पॉलिशिंग करनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, जो इस वाली वीडियो में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उनको मैं बता दूं हम लोग कर क्या रहे हैं इतने दिनों से। आज हमारा डे 4 है। हम लोग बेसिकली स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स को एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा डे 1 था उस पे मैंने जिक्र किया था कि हमारे पूरे करिकुलम में कितने स्टैंडर्ड्स हैं, तो अराउंड 29 स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, और डेली मैं कोशिश करूंगा या ऑल्टरनेटिवली मैं कोशिश करूंगा कि एक एक स्टैंडर्ड में अपलोड करता चलूँ। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और ये सबके लिए है, CA इंटर CA फाइनल सबके लिए है। ठीक है, और एक टेस्ट सीरीज बैच मैंने लॉन्च किया है फॉर सितंबर एंड जनवरी 27 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें ग्रुप 2 के सारे सब्जेक्ट्स होंगे, ऑडिट FMSM कॉस्टिंग। तो आप इंटरेस्टेड हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो डे 1 में हमने SA200 किया था, फिर डे 2 में हमने SA210 किया था, कल की क्लास में हमने 220 किया था। ठीक है, तो एक बार मैं 220 से ही SQC1 को पिक करता हूँ। ठीक है, SA220 से ही SQC1 को पिक करता हूँ। देखिए कल की क्लास में मैंने आपको बोला था कि जो प्रैक्टिशनर होता है, देखिए मैं कुछ पेन का भी थोड़ा यूज कर रहा हूँ। देखिए मैंने क्या बोला था कि जो प्रैक्टिशनर होता है वो प्रोवाइड करता है ये सारी सर्विसेज। ठीक है, ऑडिट की, रिव्यू की, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो वो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करे, क्या चाहिए उसको? क्वालिटी चाहिए। वो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करे उसको क्या चाहिए? क्वालिटी। अब ये क्वालिटी दो लेवल पे देखी जाती है, फर्म लेवल पे और एंगेजमेंट लेवल पे। ठीक है, क्वालिटी अचीव करने के लिए हम लगाते हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, और ये दो लेवल पे देखी जाती है, फर्म लेवल पे और एंगेजमेंट लेवल पे। फर्म लेवल का मतलब ये होता है जनरल, कि मतलब हम कोई भी काम करें, चाहे ऑडिट चाहे रिव्यू, हम कोई भी काम करें हमको क्या चाहिए? क्वालिटी। एंगेजमेंट लेवल का मतलब हो गया स्पेसिफिक, मतलब हमने बोला सिर्फ ऑडिट। तो यहाँ पे एंट्री होती है SQC1 की। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एंट्री होती है SQC1 की। जब मैंने बोला कि मुझे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना है फॉर क्वालिटी कंट्रोल्स, लेकिन जनरल लेवल पे, तो यहाँ पे मतलब SQC1 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं SQC1 की। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब फर्म लेवल की बात होती है ना, तो मैंने आपको बोला था फर्म लेवल पे जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है मैनेजिंग पार्टनर की। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि फर्म लेवल पे जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है मैनेजिंग पार्टनर की। अब जैसे यहाँ पे देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ अ CA फर्म है, ये CA फर्म का कॉम्पोजिशन है। इसमें जो साइड में खड़े हैं बाजू में इधर, ये आपके मैनेजिंग पार्टनर है। ठीक है, और ये सारे आपके पार्टनर्स लेवल के लोग हैं, ये सारे स्टाफ लेवल के लोग हैं। ठीक है, तो जब मैं फर्म की बात करता हूँ, CA फर्म की बात करता हूँ, तो CA फर्म में लीडरशिप एक्सरसाइज करने की जिम्मेदारी इनकी है, मैनेजिंग पार्टनर की है। ठीक है, जब ऑडिट लेवल की बात करता हूँ तो ऑडिट लेवल पे जिम्मेदारी एंगेजमेंट पार्टनर की हो जाती है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। चलिए, तो शुरुआत कर रहे हैं SQC1 की। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने SA220 अगर 2 बार भी देख लिया है ना मेरा, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसी से कनेक्टेड है, बस पॉलिशिंग करनी है मुझे। देखिए SQC1 क्या बोल रहा है? SQC1 बोलता है कि फर्म को क्वालिटी कंट्रोल बनाना चाहिए जिससे फर्म को रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि हम कंप्लाई कर रहे हैं विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट। SQC1 बोलता है फर्म, फर्म मतलब CA फर्म, CA फर्म को क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना चाहिए ताकि उनको रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि हम मतलब हम मेंबर्स कंप्लाई कर रहे हैं विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, और हम जो भी रिपोर्ट्स इशू कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। बाकी ये कुछ एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं SA220 में भी SQC1 में भी। चलिए पहला शुरू कर रहे हैं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको पहले ही बोला है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म लेवल पे किसकी होती है? मैनेजिंग पार्टनर की। तो SQC1 बोलता है कि ठीक है, सेम चीज़ है कि हमें पॉलिसी प्रोसीजर बनाना है। किस चीज़ के लिए? कि भाई क्वालिटी इज एसेंशियल और उसे हमें अपना कल्चर बना लेना है। SQC1 बोलता है कि फर्म को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना है कि क्वालिटी इज एसेंशियल और उसको अपना कल्चर बना लेना है। दूसरी चीज़, ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर किसकी जिम्मेदारी है बनाने की? मैनेजिंग पार्टनर की या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की?
बड़े-बड़े फर्म्स में, बिग फोर्स, बिग टेन्स में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है? और कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये मैनेजिंग पार्टनर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी ज़िम्मेदारी को मतलब इस लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का आउटसोर्स कर सकते हैं किसी को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फर्दर द पर्सन असाइन्ड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हाँ, ठीक है, शुड हैव तो जिनको ये काम असाइन कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए और नेसेसरी अथॉरिटी होनी चाहिए। देखिए मैंने क्या बोला? एसक्यूसी 1 बोलता है कि सीए फर्म को पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बनाना चाहिए, किस चीज़ को लेकर कि भाई साहब क्वालिटी इज़ एसेंशियल, पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई ये मैनेजिंग पार्टनर की ज़िम्मेदारी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करें या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कभी-कभी ये अपने काम को आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है? तो जिसको ये काम आउटसोर्स कर रहे हैं उसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस, एबिलिटी या नेसेसरी अथॉरिटी होनी चाहिए। दूसरा एलिमेंट आता है एथिकल रिक्वायरमेंट। तो ये आपने चैप्टर 11 के स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा कि ये सारे हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स होते हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है? सब आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा। इंडिपेंडेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, ये सब स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। मैं सीधे मेन बात पे आ रहा हूँ कि सीए फर्म को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनानी चाहिए ताकि ताकि क्या हो? ताकि आपस में कम्युनिकेशन हो सके इंडिपेंडेंस को लेकर और उस कम्युनिकेशन की वजह से हम मतलब मेंबर्स आइडेंटिफाई कर सकें उस सर्कमस्टांसेस को जिससे थ्रेट हो रहा है और एक्शन ले सकें एलिमिनेट करने के लिए। देखिए मैंने क्या बोला, मेन बात क्या है कि सीए फर्म को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनानी चाहिए। क्यों? नंबर 1 ताकि कम्युनिकेट कर सके इंडिपेंडेंस को। नंबर 2 कम्युनिकेट हो जाएगा तो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होगी, एक अवेयरनेस होगा जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे हालात को और एक्शन या सेफगार्ड ले सकते हैं। बाकी इसमें और कुछ खास नहीं, बस यही बोल रहा है कि अगर कोई इंडिपेंडेंस का ब्रीचेस होता है तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और साल में एक बार आपको अपने टीम मेंबर से या अपने ऑफिस के जो भी मेंबर्स हैं उनसे एक बार रिटर्न कंफर्मेशन साल में एक बार ले लेना चाहिए कि हमारे जितने भी क्लाइंट बेस्ड हैं आप उनसे इंडिपेंडेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में 5 पार्टनर्स हैं और क्लाइंट बेस आपका 100 क्लाइंट है। तो हो सकता है कि अभी तो सब इंडिपेंडेंट हैं बट हो सकता है 2 महीने बाद 3 महीने बाद कुछ इंडिपेंडेंस में ब्रीच आ जाए। तो ऐसे केस में साल में एक बार ये ज़िम्मेदारी बनती है किसकी, मैनेजिंग पार्टनर की, कि वो रिटर्न कन्फर्मेशन ले ले सारे बंदों से कि आप इंडिपेंडेंट हो हमारे सारे क्लाइंट बेस से। देखिए क्या-क्या चीज़ था सेकंड एलिमेंट में, ये है सेकंड एलिमेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। ठीक है? तो एथिकल रिक्वायरमेंट में इंडिपेंडेंस की बात होती है कि भाई हमें ये सारे एलिमेंट्स को पूरा करना है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो एक जनरल सी बात है, मैं ये सब इग्नोर कर रहा हूँ, सीधे आ रहा हूँ कि सीए फर्म को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनानी चाहिए जिससे पहली चीज़ इंडिपेंडेंस का कम्युनिकेशन हो सके, दूसरा कम्युनिकेशन होगा तो अवेयरनेस होगी और फिर उस अवेयरनेस की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ऐसे सर्कमस्टांसेस को और एक्शन और सेफगार्ड ले पाएंगे। और लास्ट बस यही बोल रहा है कि एक सीए फर्म को साल में एक बार एक कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस ले लेना चाहिए अपने बंदों से कि भाई आप इंडिपेंडेंट हो हमारे सारे क्लाइंट बेस से। तीसरा है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। इसमें वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाया था एसक्यूसी 1 में, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट, ये मैंने आपको समझाया था। देखिए कहाँ समझाया था? अ, ये देखिए 210 में समझाया था कि क्लाइंट हमें अपॉइंटमेंट लेटर देता है, फिर हम डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम कुछ एसक्यूसी 1 का बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसके बाद एक्सेप्ट करते हैं। तो बैकग्राउंड चेक में क्या-क्या बातें थी? इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट। और फिर इंटीग्रिटी को लेकर ये कुछ पॉइंट्स हैं कि इंटीग्रिटी में क्या, इंटीग्रिटी में हम क्या-क्या चीज़ें चेक करेंगे। तो क्लाइंट का बिजनेस रेपुटेशन, उससे भी आइडिया लग जाएगा कि क्लाइंट कितना इंटीग्रिटी वाला बंदा है। फिर उसकी बिजनेस प्रैक्टिसेस कैसी हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है रिगार्डिंग दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कुछ कुछ क्लाइंट हमारे ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि सर पैसे की दिक्कत नहीं है बट हमें काम क्वालिटी वाला चाहिए। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, अरे सर क्वालिटी वगैरह होती रहेगी लेकिन आप फीस कम कर दीजिए। मतलब उनका इनडायरेक्ट इंटेंशन ये होता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए बट फीस कम कर दीजिए। ठीक है? कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बस फ़ोन ही करते हैं कि सर फीस क्या है? उनको मतलब नहीं कितने दिन में आप काम करोगे, फीस क्या है? ठीक है? तो ऐसे लोग से भी कहीं न कहीं इंटीग्रिटी पे डाउट आता है। फिर कुछ ऐसा इंडिकेशन कि वो आपके काम पे लिमिटेशन लगा सकते हैं। कुछ क्लाइंट होते हैं कि उनकी बातों से ही लगता है वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो लिमिटेशन लगाएँगे फ्यूचर में। या फिर आपका क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड है। या फिर
क्लाइंट क्लाइंट को अभी तक कोई दूसरा सीए सर्व कर रहा था, पर क्लाइंट ने उनको हटा दिया। क्लाइंट ने मुझे प्रपोज किया है, तो मैं क्लाइंट से पूछूंगा ना कि आपने उनको क्यों हटाया। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे वो क्वेश्चंस बहुत पूछते थे, कमियां बहुत निकालते थे। तो ये एक इंडिकेशन है कि क्लाइंट को कमियां पसंद नहीं है, क्लाइंट को क्वेश्चंस पुटअप करना पसंद नहीं है। तो ऐसे केस में भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ऐसे केस में भी इंटेग्रिटी पे डाउट आ गया। तो इंटेग्रिटी को लेकर क्या क्या पॉइंट्स है? बिजनेस रेपुटेशन है, बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर क्या एटीट्यूड है, कितनी अवेयरनेस है, और फीस को लेकर उनका क्या रवैया है, क्या एटीट्यूड है, क्या कोई क्या कोई लिमिटेशन का इंडिकेशन आ रहा है क्या, क्या कोई मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उन्होंने पुराने सीए फर्म को रीअपॉइंट क्यों नहीं किया, तो उसका भी रीजन मुझे पूछना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, बाद में पता चला अरे यार ये इन्फॉर्मेशन अगर पहले पता होती तो एक्सेप्ट ही ना करते। मान लेते हैं ऑडिट आपने एक्सेप्ट कर ली और बाद में पता चला अरे यार ये इन्फॉर्मेशन पहले ही पता होती तो एक्सेप्ट ही ना करते। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऐसे केस में फिर आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप रिपोर्ट करो। ठीक है, इस सिचुएशन को रिपोर्ट करो। और दूसरा, अगर देखो अगर पॉसिबल है तो विड्रॉ कर लो, अगर पॉसिबल है तो विड्रॉ कर लो। तो पहली चीज ये है, देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं आपने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली, जैसे क्लाइंट क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या क्लाइंट का नेचर अच्छा नहीं है, बिजनेस प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है ना, एक्सप्लॉइट करता है अपने लेबर्स को, अपने स्टाफ को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बाद में पता चली, पहले पता होती तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ऐसे केस में पहली जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि आप किसी कंसर्ट पर्सन को रिपोर्ट करो। कंसर्ट पर्सन कौन हो सकता है? या तो उस कंपनी का टीसीडब्ल्यूजी, या फिर रेगुलेटरी बॉडी, या दूसरा अगर आपको लग रहा है पॉसिबल है विड्रॉ करना तो आप विड्रॉ कर लो। ये सारी चीज़ें। फिर फोर्थ एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो हर सीए फर्म में ह्यूमन रिसोर्स तो होता है। ठीक है, तो उनको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी चाहिए जिससे उनको एश्योरेंस मिल सके कि हमारे सीए फर्म में या हमारे ऑफिस के अंदर कैपेबल लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं और कमिटेड लोग हैं। ठीक है, देखिए फोर्थ एलिमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। सीए फर्म को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनानी चाहिए जिससे उनको ये एश्योरेंस मिले कि हमारे पास जितने भी पर्सोनल हैं वो कैपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं और कमिटेड हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या हो सकती है? जैसे एचआर का काम क्या है? रिक्रूट करना, कॉम्पनसेट करना, लोगों को ट्रेन करना, करियर डेवलपमेंट करना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना। तो ये सारे एचआर के काम है, तो ये सारा भी एलिमेंट नंबर फोर्थ में आएगा। फिर से एलिमेंट नंबर फोर्थ क्या है? एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो एक सीए फर्म को पॉलिसी प्रोसीजर्स बनानी चाहिए जिससे उनको एश्योरेंस मिले कि हमारे जो पर्सनल हैं वो कैपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं और कमिटेड है रिगार्डिंग द एथिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, और ये पॉलिसी प्रोसीजर्स क्या होंगी? रिक्रूट करना, कॉम्पनसेट करना, ट्रेन करना, करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है फिफ्थ एलिमेंट, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, ये काफी हद तक सेम है जो मैंने आपको कल 220 में कराया था, अ, ये वाली चीज। देखिए, यहाँ पे एक एंट्री होती है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की। यहाँ पे एक व्यक्ति की एंट्री होती है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की। ये कौन होता है? हैज टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और दूसरा पार्टनर भी हो सकता है या बाहर का भी बंदा हो सकता है, मतलब किसी दूसरे सीए फर्म का भी बंदा हो सकता है। पहली चीज, कौन से केस में इनकी एंट्री होगी? लिस्टेड क्लाइंट के केस में या फिर किसी अदर फर्म के केस में भी हो सकती है, अगर आपके सीए फर्म के पॉलिसीज में वो थ्रेशोल्ड फिट बैठती है। ध्यान रखिएगा, ये ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले ही अपॉइंट करना पड़ेगा। देखिए नाम से क्लियर है, रिव्यूअर। रिव्यूअर का मतलब ही ये होता है रिव्यू करना। आपने इस पूरे ऑडिट में आपका क्वालिटी कैसी थी, आपका क्वालिटी कंट्रोल कैसा था, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कैसा था, वो हर चीज को क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। तो पहली चीज क्या है? हैज टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरी चीज क्या है? कंपनी के उसी सीए फर्म के पार्टनर हो सकते हैं या किसी बाहर के एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट कंडीशन यही है, सीए होना चाहिए। दूसरा, कौन से केस से मैंडेटरी है? लिस्टेड कंपनी में तो मैंडेटरी है, बट कभी कभी हो सकता है ना कि आपने अपने सीए फर्म में ही पॉलिसी बना रखी है कि अगर इतना थ्रेशोल्ड हुआ तो हम रिव्यू करा लेंगे, तो आप करा सकते हो। और ऑडिट रिपोर्ट से पहले ही रिव्यू कराना है। तो पहले आपने ऑडिट किया, फिर आपने रिव्यू कराया और फिर आपने रिपोर्ट दिया। अब क्वेश्चन ये आता है, ये रिव्यू क्या करेंगे? तो रिव्यू ये 5 चीजें करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लाइंट का, ऑडिट रिपोर्ट जो आपने बना ली है बट इशू नहीं की है, नॉट येट
इशूड, डॉक्यूमेंटेशन एज पर एस 230 जो आपने बनाया होगा, कंसल्टेशन जो आपने लिया होगा और इंडिपेंडेंस, ठीक है। अच्छा, अब अब नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर सर रिव्यूअर और पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है या डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो रिजॉल्व कैसे होगा? तो वो रिजॉल्व होगा एज पर दी फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जो सीए फर्म में जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनी है ना उसके हिसाब से रिजॉल्व होगा, और रिजॉल्व होने के बाद ही फिर आप रिपोर्ट इशू कर सकते हो। तो बहुत बड़ी चीज है, रिजॉल्व होने के बाद ही फिर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हो, ठीक है। तो काफी हद तक मैंने चीजें कवर कराई दी हैं। तो पहला क्या बोल रहा है कि हम अपने टीम मेंबर्स को पहले ब्रीफ करेंगे। किस चीज़ को लेकर ब्रीफ करेंगे? रिगार्डिंग सुपरविजन, ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ों को लेकर ब्रीफ करेंगे। फिर हमें ज़रूरत हुई तो हम कंसल्टेशन ले सकते हैं एट एप्रोप्रिएट लेवल, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारी जजमेंट्स हैं वो रिव्यूअर रिव्यू करेगा, और वही सब लिखा हुआ है कि इज ए मैंडेटरी फॉर ऑल दी ऑडिट्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज एंड अदर कंपनीज एज पर दी फर्म्स डिस्क्रिप्शन, और अगर कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं तो वो सॉल्व होंगे एज पर दी फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। खत्म हो गया। उसके बाद ये जो आखिरी के जो 3-4 पैरा हैं वो कहाँ से हैं? वो 230 से हैं, ठीक है। तो वो अभी मैं पिक नहीं कर रहा हूँ, जब मैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड बनाऊंगा 230 पे उस पर पिक करूंगा। लास्ट है मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग का सिंपल सा मतलब ये है, आपने अभी तक जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाए हैं रिगार्डिंग द क्वालिटी कंट्रोल्स, आप उसको मॉनिटर कर रहे हो कि वो रेलिवेंट है क्या, एडिक्वेट है क्या, ठीक है। तो आप इसको मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा SQC1, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने लेंदी नहीं किया क्योंकि 220 ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, तो 220 से ही मैंने पॉलिश किया है बस, और कुछ नहीं है। चलिए, तो होपफुली आपने सीखा होगा। तो इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।